चलिए ध्यान देंगे हम लोग। एक तो सबसे पहले कैश फ्लो के ऑब्जेक्टिव पे हम लोग आ गए। ऑब्जेक्टिव तभी समझ में आएगा जब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव होगा या वेरी शॉर्ट टाइप होगा, लॉन्ग टाइप होगा या थ्योरी होगा, उसका हम जितना जानेंगे तभी हमसे ऑब्जेक्टिव भी सही तरीके से बनेगा। और कैश फ्लो तो इतना इजी चैप्टर है कि अगर आप उसका लॉन्ग क्वेश्चन बना लिए तो सारा चीज जड़ वहीं से पहुंच जाता है। अब कहीं से भी ऑब्जेक्टिव पूछेंगे आप तुरंत जवाब दे दोगे, पता ही समझ में कि नहीं। लेकिन जब हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग तैयार कर रहे थे तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर दिया मिस्टेक से। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या किए, पेन से दे दिए। लेकिन जब पेन से दिए तब पता चला क्या कि ये किसका है, ये क्वेश्चन है, ये रेशियो एनालाइज का है ना। तो रेशियो एनालाइज में भी हम लोग पढ़ना ही अगला चैप्टर। लेकिन कैश फ्लो में रेशियो के बारे में नहीं बताया होगा, कैश फ्लो में रेशियो के बारे में नहीं बताता। बहुत बढ़िया, सही बोला। क्योंकि कैश फ्लो बनता ही है, लिक्विडिटी रेशियो ही है, एक तरीके से लिक्विडिटी रेशियो के अंदर ही आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे अगर मेन सवाल अगर देखा जाए तो लिक्विड रेशियो का है। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, लिक्विडिटी रेशियो इज ऑल्सो नॉन क्विक रेशियो। इसको एक और नाम से जानते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो। क्लियर है, ये नहीं कि एसिड टेस्ट कर लेना, है ना। क्लियर है, फिर रेशियो निकलेगा ऊपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, बोलता है चालू संपत्ति में शामिल है, करंट एसेट्स इंक्लूड। तो स्टॉक भी करंट एसेट्स है, ये भी करंट एसेट्स है, ये करंट एसेट्स है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। लेकिन क्या है कि अगर कैश फ्लो के अकॉर्डिंग देखो तो ये आंसर गलत है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को करंट एसेट्स में नहीं रखा जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देख लो क्वेश्चन में कैसे दे रखा हो, ए और बी बोथ, है ना, ए एंड बी बोथ बोथ दे रखा होगा, तब आर ए एंड बी को ही आप लोगे। हाँ, लेकिन अगर लिख दिया क्वेश्चन में कि कैश फ्लो का है तो फिर वहां पे तो दे दोगे। बात आई समझ में कि नहीं। और बिहार बोर्ड में एक गलती क्या करता है कि यहाँ तक कि बीपीएससी में भी जब हम एग्जाम दे रहे थे तो यही चीज गलती कर रहा था कि कैश फ्लो का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया तो वो हमेशा कैश फ्लो के अकॉर्डिंग ही सोच रहा है, ठीक है ना। तो 2-4 क्वेश्चन अगर कैश फ्लो का है और तो उसके बीच में वो ये नहीं बोलेगा कि कैश फ्लो है, वो समझना पड़ेगा कि कैश फ्लो का ही क्वेश्चन। इस कारण भी 2-4 क्वेश्चन मेरा क्या हो गया था, गलती हो गया था। पता है कि नहीं समझ में। चलिए अब हमसे कुछ पूछा था कि क्रेडिटर मतलब, है ना, क्रेडिटर के बढ़ने से, क्रेडिटर के बढ़ने से आप सोच के बताओ, तुम लोग आंसर बताना। क्रेडिटर के बढ़ने से, है ना, कैश बढ़ेगा, कैश घटेगा, या नॉन ऑफ दीज, बताओ क्या होगा, या बोथ। कैश बढ़ेगा क्योंकि क्रेडिटर के क्या है, बढ़ने से मैं बोल रहा हूँ। क्रेडिटर के बढ़ने से कैश का इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, नॉन ऑफ दीज या बोथ। अब मैं साबित कर दूं कि सेकंड सही है तो, नहीं मतलब नॉन ऑफ दीज अगर साबित कर दूं तो नहीं कर सकता हूँ। आप भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, क्रेडिटर का मतलब, ये क्रेडिटर बढ़ा, आपने फिर उधार बेचा है, ना कैश आया ना कैश गया, उधार खरीदा है, सिंपल। तो क्वेश्चन में बीपीएससी में यही किया। और किस बेहुदे ने क्वेश्चन बनाया है कि आंसर कैसा बनाया है, क्वेश्चन में लिखना चाहिए अंडर अंडर सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, ब्रैकेट में लिख देता है, या कैश फ्लो के अकॉर्डिंग। आपने क्वेश्चन पूरा लिखा ही नहीं, लगता है क्या कि 10वां पास टीचर बना दिया है क्वेश्चन। वैसे आपका क्वेश्चन आंसर हुआ जिसमें 18 क्वेश्चन बीपीएससी का पहला सेट में ही गलती था। और 18 क्वेश्चन गलती होने के कारण आज हमको यहाँ पढ़ाना पड़ रहा है, तो हम कहीं और पढ़ाते हैं। ये बात बोलने का जरूरत नहीं पड़ता, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, और 18 का 18 क्वेश्चन में क्लेम किए हैं, 18 से 18 क्वेश्चन का बुक भी रेफरेंस किए हैं, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका रंग नहीं रेंगता है बिहार बोर्ड में। तो जो फिक्स मान लिया वो फिक्स मान लिया, आपको कोई मतलब ही नहीं, आप कुछ को क्लेम कर दो, कुछ को कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बताओ, अगर हम लोग अगर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, ना कैश आया ना कैश गया। लेकिन कैश फ्लो के अकॉर्डिंग इसका कैश का इनफ्लो बोल सकते हैं आप, है ना। चलिए क्लियर बच्चा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या बच्चा, क्या बोल रहा है बाबू को कि पूंजी कोष की गणना कैसे करते हैं, कैपिटल कैसे निकलता है। ये बहुत अच्छे से जानते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। अगर कैपिटल निकालना हो तो लायबिलिटीज को इधर कर देंगे, तो अपने आप क्या हो जाएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, बोलता है निम्न में से, बोलता है निम्न में से कौन सा मद
रोकर तुल्य नहीं माना जाता, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं माना जाता, मतलब कौन होगा? इन्वेस्टमेंट। यही इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? ये तो है, ये भी है, ये भी है, फिर इन्वेस्टमेंट में भी अगर मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट दे देता, मार्केट वैल्यू पर दे देता इन्वेस्टमेंट, तो फिर वो भी हो जाता। ठीक है ना? जैसे जिसको हम लोग कहते हैं ना मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इसका मतलब वो मार्केट वैल्यू पर इन्वेस्टमेंट को बता रहा है। आई बात समझ में? कैसे? मान लो ये जमीन है, जमीन मैंने खरीदा और इस जमीन का वैल्यू 1 करोड़ है, 1 करोड़ है मान लो। मैं आज बोलूं कि मैं इसे 10 लाख में बेचना चाहता हूँ, 2 मिनट में बिक जाएगा। अब भी का भी आदमी पैसा निकालेगा और दे देगा, देगा ना? तो मार्केट वैल्यू पर अगर आप बेचना स्टार्ट करोगे, बेचना किसी चीज को भी क्विक बिक गया, वो सब करंट एसेट। बात आई समझ में कि नहीं? तो ये क्लियर हो गया। चलिए, लेकिन यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्या है? रोकड़ प्रवाह विवरण। बोलता है रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है, किससे किया जाता है? बैलेंस शीट का भी जो जरूरत पड़ता है, अभी तक हम लोग बैलेंस शीट से ही बना रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट से भी हम लोग बना सकते हैं, और एडिशनल इंफॉर्मेशन का तो जरूरत पड़ता ही है। तो इसका मतलब इसका सटीक आंसर, चलिए चलिए अब देखना क्या है बच्चे सब। बोलता है निम्न में से कौन सा रोकड़ बहिर्वाह नहीं है, मतलब कैश आउटफ्लो नहीं है। मतलब वो क्या पूछना चाह रहा है, ध्यान से देखो, इनफ्लो पूछना चाह रहा है। अब इनफ्लो कौन है? अब बताओ, लेनदार में वृद्धि होगा तो जोड़ेंगे, लेनदार में वृद्धि होगा तो घटाएंगे, है ना? इंक्रीज इन, ये भी घटेगा, और एसेट्स, फिर ये भी एसेट्स है ना, एसेट्स अगर बढ़ेगा तो फिर से क्या करेंगे हम लोग? घटाएंगे। तो क्या होगा? यहाँ पर बोल रहा है इनफ्लो, तो कौन बढ़ा रहा है? कैश को, ए, तो आंसर हो जाएगा ए। फिर उसके बाद बच्चे का क्या दे रखा है, देखो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम लोग सब जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। बोलता है बैंक अधिविकर्ष, अल्पकालीन विनियोग, डेटर। बोलता है कि कौन सा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है? बताओ कौन सा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जल्दी बताओ। डी होगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस की तरह काम करेगा, लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज तो है ही। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटीज। डेटर तो क्या है? करंट एसेट्स माना जाता है, लेकिन क्या नहीं माना जाता? क्वेश्चंस वही है, लेकिन क्वेश्चन ट्विस्टेड है, बच्चा कंफ्यूज कर सकता है। नेक्स्ट क्या है बच्चे का? कर्मचारियों को नकद भुगतान से रोकड़ का प्रवाह होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बहुत बढ़िया। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में किससे रिलेटेड होता है? नॉन करंट एसेट से। और इसमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज में नॉन करंट लायबिलिटीज। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट चलेंगे। निम्न में से कौन संचालन क्रियाओं में शामिल होता है? विच ऑफ फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? इनकम टैक्स का पेमेंट भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाता है, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर भी जाता है, नकद भुगतान भी जाता है, किसको? सप्लायर को। तो मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट। नेक्स्ट बोल रहा है क्या? रोकड़ समतुल्य शामिल होता है, तो क्या हो जाएगा बच्चे का? ट्रेजरी बिल तो है ही, ट्रेड पेपर है ही, बैंक डिपॉजिट ऑफ शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड ये भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। चलिए, फिर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोकड़ अंतर्वाह नहीं है, मतलब इनफ्लो नहीं है। मतलब वो खोज क्या रहा है? आउटफ्लो खोज रहा है। इसमें से देखो आउटफ्लो कौन है? डिक्रीज इन डेटर, ये जोड़ते हैं हम लोग। जब करंट एसेट्स घटता है तो हम लोग क्या करते हैं? करंट एसेट्स के बढ़ने पर हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं, और घटने पर बढ़ा देते हैं। और करंट लायबिलिटीज में बढ़ने पर बढ़ाते हैं, और घटने पर घटा देते हैं। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स जुड़ेगा। अब इशू किए हैं डिवेंचर, तो इनफ्लो होगा। क्या है? डिक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर अगर घटेगा तो आउटफ्लो होगा। इनमें से कोई नहीं। और पूछ क्या रहा है वो? आउटफ्लो। तो आंसर क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए, कौन अंतर्वाह नहीं है, कैश इनफ्लो नहीं है, फिर खोज रहा है वो क्या? आउटफ्लो खोज रहा है ना? अस्थाई संपत्ति की बिक्री से क्या होगा? इनफ्लो होगा। अस्थाई संपत्ति की करे से आउटफ्लो होगा। ऋण पत्र निर्गमन करोगे तो इनफ्लो होगा। माल की नकद बिक्री से भी इनफ्लो होगा। और ये पूछ क्या रहा है? आउटफ्लो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा।
बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज का मतलब क्या होता है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज का मतलब होता है जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या फाइनेंशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड खर्चे या इनकम होते हैं उसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज कहते हैं। खर्चा जो होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाता है। रेंट ऑपरेटिंग है, ठीक है ना, ये ऑपरेटिंग है। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग है। वेजेज ऑपरेटिंग है। मशीन की बिक्री से हानि बोला ना मैं। फिक्स एसेट्स या फिक्स लायबिलिटी से रिलेटेड जो एक्सपेंसेज होगा वो नॉन ऑपरेटिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्या है बच्चे का? बोलता है क्या क्या एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नकद बिक्री किसका होगा? और ये किसका होगा? बी फाइनेंशियल एक्टिविटीज। सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और डी डी फाइनेंशियल एक्टिविटीज। लाभांश का भुगतान, भुगतान तभी आप करते हो जब आप शेयर इशू करते हो। शेयर इशू किए तो आपकी कंपनी का शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर को आप पेमेंट करते हो। बात आई समझ में कि नहीं? तो क्या हो जाएगा बच्चा? यहाँ पूछ क्या रहा है? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का आंसर सी। क्लियर है? चलिए फिर बोलता है निम्न में से कौन एक गैर रॉकर मद नहीं है। मतलब गैर रॉकर बोल रहा है और मद नहीं है। गैर गैर दो हो गया। निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। कौन कैश वाला आइटम है ये पूछ रहा है। कैश सेल्स है, ख्याति तो नहीं है, नॉन कैश आइटम है ना। फिर ये हरास भी क्या है? नॉन कैश आइटम है। ऋण पत्र का ये बैड डेबिट का प्रोविजन ये भी नॉन कैश आइटम है। ये पूछ रहा है कैश आइटम कौन है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि नहीं आया समझ में? मतलब गैर रोकर मद नहीं है, मतलब वो रोकर मत खोज रहा है, कैश वाला आइटम खोज रहा है। आया बात समझ में कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्या है? रोकर प्रभाव विवरण बनाना है। क्या है? मैंडेटरी है। फिर उसके बाद देखो एक बात याद रखना है, कोई भी कंपनी है उस कंपनी में ये नियम है कि आपको कैश फ्लो दिखाना ही दिखाना है। तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ये जरूरी है। अगर ये कंपनी अधिनियम नहीं लिखा होता तो क्या मानते इस आंसर? ये मानते। क्लियर है? तो क्या अनिवार्य ही है एक तरीके से। फिर उसके बाद आयकर की वापसी है ना। इनकम टैक्स रिफंड इज अ केस ऑफ, केस होगा ना, केस होगा, ही होगा यहाँ पे। केस ऑफ क्या? सोर्स ऑफ या एप्लीकेशन या बोथ? सोर्स ऑफ फंड। अरे रिफंड हो रहा है, रिफंड होगा तो क्या आएगा? टैक्स का पैसा आएगा ना। टैक्स का पैसा आएगा तो क्या होगा? क्या होगा? इनफ्लो होगा। मतलब रिफंड मतलब समझ रहे कि नहीं समझ रहे? टैक्स। नेक्स्ट बोलता है परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर कैश इज कौन सा होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर है? नेक्स्ट आप अभी तक गए नहीं थे? चल जाइए चल जाइए। अरे मजाक कर रहे थे आप तो, मजाक को सीरियस ले लेते हैं। क्या हो जाएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। क्लियर है? चलिए बोलता है कैश सेल्स। तो कैश सेल्स हो जाएगा कौन सी एक्टिविटीज? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कोई दिक्कत है? चलिए फिर उसके बाद बोलता है क्या है कि संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करते समय किसे घटाया जाएगा? इंक्रीज इन क्रेडिटर जोड़ा जाएगा, इंक्रीज इन डेटर घटाया जाएगा, डिक्रीज इन डेटर जोड़ा जाएगा और डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस जोड़ा जाएगा। तो घटाया कौन जाएगा? तो बोल भी तो यही रहा है। चलिए बोलता है क्या? संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करते समय जोड़ा जाएगा। स्टॉक में वृद्धि होगा तो घटाया जाएगा, लेनदार में वृद्धि होगा तो डिक्रीज इन बिल्स पेबल, इंक्रीज इन क्रेडिटर घटाया जाएगा। और बोल क्या रहा है? जोड़ा जाएगा। तो जोड़ा कौन जाएगा? क्लियर आंसर? फिर नेक्स्ट आएंगे। बोलता निम्नलिखित में कौन सा रोकड़ स्रोत नहीं है? बताओ। अस्थायी संपत्ति का क्रय, इसमें तो कैश जा रहा है ना। संचालन से फंड फ्रॉम ऑपरेशन से कैश आता है ना। इशू करेंगे शेयर तो कैश आएगा और अस्थायी संपत्ति की बिक्री से भी कैश आएगा। बोलता है कौन सोर्स नहीं है, मतलब कौन आउटफ्लो है ये पूछ रहा है। तो आउटफ्लो का आंसर
बोलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन, किस पर? कैश बेस्ड अकाउंटिंग, एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग, किस पर? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो कैश बेसिस पर ही होगा। चलिए फिर क्या बोल रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा रोकर उपयोग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ कैश, मतलब कैश का आउटफ्लो पूछ रहा है, कैश का आउटफ्लो नहीं है, मतलब इनफ्लो पूछ रहा है। लेनदार में वृद्धि होगा तो, स्टॉक में वृद्धि होगा तो, लेनदार में वृद्धि होगा तो, और इसमें इंक्रीज इन प्रीपेड में तो घटाएंगे। यही तो पूछ रहा है आंसर। क्लियर है? 49 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी comes under financial activity, receipt from issue of share, financial activity ये, ऑपरेटिंग ये, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये, आप डिवेंचर को खरीद रहे हैं ना, तो इन्वेस्ट कर रहे हो, शेयर को खरीद रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, शेयर को इशू कर रहे हो तो फाइनेंस इकट्ठा कर रहे हो, शेयर को खरीद रहे हो तो इन्वेस्ट कर रहे हो। क्लियर है? तो कौन सा हो जाएगा आंसर? फाइनेंशियल एक्टिविटीज पूछ रहा है ना, तो आंसर ए। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम तो दोनों है, मतलब आंसर। फिर आएंगे नेक्स्ट पर, बोल रहा है कि कैश फ्लो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल डिक्रीज ड्यू टू, अगर इंक्रीज इन करंट एसेट्स है घटेगा, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज है तो घटेगा। दोनों में से कोई नहीं, और दोनों। क्लियर है? तो ए और बी दोनों होगा, मतलब डी होगा। बोलता है इशू ऑफ शेयर इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिजल्ट, बताओ जल्दी से। पहले देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्या खरीदा और क्या दिया, तो फिर तुम्हारे थप्पड़ के बदले हम तुमको मुक्का दे दिए, अब पैसा से क्या मतलब है? अभी गिरते हैं। क्लियर? क्या बोला, ऐसे ही गिरे हुए हैं। चलिए चलिए, while calculating cash flow from operating activities, which is added net profit? Increase in stock, decrease in stock, increase in debtor, decrease in creditor, तो आंसर बी, क्योंकि पूछ क्या रहा है? एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, पहला किसका है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, और चौथा, और किससे रिलेटेड बोल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये तो बनाने वाला है, ये तो बना लोगे आप। बोलता है इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ फाइनेंशियल कंपनी इज क्लासिफाइड अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटीज व्हाइल प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट? ऑपरेटिंग। अब देखो एक बात बताता हूँ मैं, ध्यान से समझना है। जब मतलब कोई फाइनेंशियल कंपनी है तो उसका डिवेंचर मतलब इंटरेस्ट पाना, इंटरेस्ट देना, जैसे बैंक है, बैंक क्या करती है, फाइनेंशियल कंपनी है, तो वो क्या करता है, इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट देता है, नहीं कमीशन मिलता है, कमीशन देता है, तो यही काम तो उसका है ही। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे का, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर कोई और जैसे नॉर्मल कंपनी है, उसके लिए फिर क्या, इंटरेस्ट पाना या इंटरेस्ट देना और इन्वेस्टिंग या फाइनेंशियल हो सकता नहीं हो सकता, डिविडेंड पाना या डिविडेंड देना
डिविडेंड पाएंगे तो इन्वेस्टिंग, डिविडेंड देंगे तो फाइनेंशियल। किसके लिए? नॉर्मल जो भी कंपनी है उसके लिए, लेकिन फाइनेंशियल कंपनी के लिए ये क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है जो बिल्डिंग बनाती है, बिल्डिंग बेचती है, तो उसके लिए बिल्डिंग क्या हो जाएगा? बिल्डिंग का खरीदना ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिल्डिंग का बेचना भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मल कंपनी के लिए वो क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? चलिए, अब आगे क्या बता रखा है बच्चा? बोलता है क्या कि डिविडेंड रिसीव्ड बाय अदर देन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज शोन इन केस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पर कैश लिखना चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो क्या हो जाएगा? ये अदर देन इन फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज है, तो डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है? फिर बच्चा क्या दे रखा है? वेयर विल यू शो परचेज ऑफ गुडविल इन कैश फ्लो स्टेटमेंट? मैंने बताया था कि इनटेंजेबल एसेट्स में क्या था? इनटेंजेबल एसेट्स में अगर एसेट्स बढ़ेगा तो परचेज, और परचेज हुआ तो कैश का आउटफ्लो, किसमें? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। घटेगा तो क्या मानेंगे? रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब डेप्रिसिएशन एक तरीके से, प्लस होगा किसमें? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो बताओ, परचेज कर रहे हैं ना गुडविल, तो गुडविल बढ़ रहा होगा तो किसमें जाएगा? ये तो आसान है, जोड़ लोगे घटा लोगे आंसर आ जाएगा। फिर ये भी आसान है, ये भी कैलकुलेशन आसान है। नेट प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट कितना है? 1 लाख है, तो ओपनिंग जो है, ओपनिंग से क्लोजिंग बढ़ रहा है कि घट रहा है? ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है? तो 6,000 से बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो क्या करते हैं? घटा देते हैं, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा? क्लियर है? पीछे भी ऐसा ही था, आसान था। चलिए, अब क्या बोल रहा है जल्दी देखो। बोलता है वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विच विल बी एडेड टू, तो किसमें ऐड किया जाएगा? रिटर्न ऑफ ऐड करते हैं, डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, संपत्ति की बिक्री से हानि को ऐड करते हैं, मतलब सब का सब नॉन कैश आइटम। क्या है बच्चे का? देखो, बोलता है डिविडेंड रिसीव्ड बाय फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज। आसान, बताओ क्या होगा? बहुत बढ़िया, क्या होगा? फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज है ना, तो फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज के लिए डिविडेंड रिसीव करना, डिविडेंड पे करना, इंटरेस्ट रिसीव करना, इंटरेस्ट पे करना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। चलिए, ये भी आसान है। प्रॉफिट कितना है बच्चे का? 30,000 है। अब देखो कितना है, स्टॉक कितना था? स्टॉक में वृद्धि हुआ है, तो स्टॉक तो आप घटाओगे, स्टॉक घटाओगे ना, और फिर उसके बाद देनदार में कमी हुआ है तो उसको जोड़ोगे ना, तो कितना आ गया? 16,000 प्लस में इनफ्लो। आंसर हो जाएगा। क्लियर है? डाउट है? समझ में आया? आगे बढ़ेंगे। बोलता है क्या? बोलता है हाउ विल यू ट्रीट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर विल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट? किस में दिखाओगे आप? किस में दिखाओगे? क्लियर? क्योंकि नॉन क्या है, फाइनेंशियल कंपनी है, कुछ बता ही नहीं रखा है, तो इसका मतलब सिंपल कंपनी के बारे में बोल रहा है। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? चलिए नेक्स्ट चलेंगे। बोलता है लेखांकन मानक 3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना क्या है? ऑल इंटरप्राइजेस के लिए नहीं है, दोनों के लिए है, ठीक है ना। मतलब जो कंपनी लिस्टेड है वो, और जिसका 50 करोड़ से अधिक बिक्री है, मतलब टर्नओवर है, उसको बनाना है। मतलब बी और सी दोनों है। कौन सी क्रिया संचालन क्रिया के अंतर्गत आती है? जल्दी बताओ। परचेज ऑफ लैंड, इन्वेस्टिंग, इशू ऑफ डिबेंचर, फाइनेंशियल, इशू ऑफ शेयर, फाइनेंशियल एक्टिविटी, नकद बिक्री। पूछ क्या रहा है? तो आंसर फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
ये तो होगा ही। ये किस में जाएगा? ये आंसर बोलता है क्या कि फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट कैश इक्विवेलेंट, मोर लिक्विड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मिनिमम रिस्क एंड अ मैच्योरिटी ऑफ 3 मंथ और लेस देन 3 मंथ। पहला बात तो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 3 महीने के अंदर ही उसको कैश में भंजाया जा सके, और उसका जो है ना उसमें रिस्क जो हो 0 के बराबर, मतलब रिस्क होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। बोलता है क्या इंटरेस्ट पेड बाय अदर देन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस ऑन इन, किसमें दिखाएंगे? इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं हम लोग, अदर देन फाइनेंशियल एक्टिव इंटरप्राइजेस बोल रहा है, किसमें जाएगा? किसमें जाएगा? फाइनेंशियल एक्टिविटीज नहीं जाएगा। फाइनेंशियल एक्टिविटीज, फाइनेंशियल कंपनी को छोड़कर बाकी सबके लिए इंटरेस्ट पेड है, तो वो किसमें चला जाएगा? और वही इंटरेस्ट रिसीव रहता तो और वही फाइनेंशियल कंपनी रहता तो इन केस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट द आइटम ऑफ इंटरेस्ट इज ऑन इन, कहां दिखाया जाएगा? इंटरेस्ट कहां दिखाया जाएगा? देखो सही बात मैं बताऊं, अगर सही ढंग से देखो तो ये क्वेश्चन कैसे, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग बन के इसमें जुड़ता भी है ना। इसका है एक्टिविटी, ये बोलता तो बोल देते, कहाँ दिखाया जाएगा इसका मतलब दिखाया तो सब जगह जा सकता है, ऑपरेटिंग में भी दिखाया जा सकता है, क्योंकि नॉन मतलब ऑपरेटिंग इनकम है या एक्सपेंसेस मान के इसको घटाएंगे या जोड़ेंगे। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में तो अगर आपने पे किया है तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में दिखाओगे, और रिसीव किया है इंटरेस्ट तो किस में दिखाओगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाओगे। तो दिखाने का तो तीनों में दिखा रहे हो, तो ऑल ऑफ दीज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखना इंटरेस्ट पेमेंट के बारे में बोल रहा है कि इंटरेस्ट रिसीव के बारे में बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो इंटरेस्ट पेड भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसका तो आइटम ही नहीं है ना, इसका ये आइटम ही नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि बी और सी, मतलब अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको आंसर दे। Which one following is a case item? कैश आइटम, कैश आइटम, सॉरी, ये कैश आइटम है, ये नॉन कैश आइटम है, ये भी नॉन कैश, ये भी नॉन कैश, आंसर ए। फिर बच्चे का क्या दे रखा है? बोलता है डिक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स अगर डिक्रीज करता है तो हमने क्या करना होता है? ऐड करना होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो ना आंसर में क्या लिखा हुआ है, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज क्लासिफाइड एज, किससे रिलेटेड होगा? इनकम टैक्स लास्ट में घटाते हैं ना। नेक्स्ट, while calculating operating profit which will be added to net profit, नेट प्रॉफिट में क्या ऐड करते हैं? ये तो घटाएंगे, ये भी घटाएंगे, ये जोड़ेंगे, और ये एक तरीके से तो ऐड ही हो रहा है ना। क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाते समय तो रिफंड भी, रिफंड लास्ट में करते हैं, ये अलग मैटर है। जैसे मान लो कि इनकम टैक्स हमको घटाना है 50,000 और रिफंड आ गया 10,000, तो इसका मतलब हम जो घटाएंगे जाकर कितना घटाएंगे? लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 40,000 घटाएंगे, मतलब यही होगा। क्लियर है? बोल रहा है क्या? विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये किसका है? ये किसका है? ये किसका है? ये किसका है? आंसर क्या पूछा? तो आंसर ऑपरेटिंग है। चलिए अब देखना क्या है बच्चे का, हाउ विल यू ट्रीट बैंक ओवरड्राफ्ट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तरह। चलिए नेक्स्ट चलेंगे।
बोलता है एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन है? ये क्या है? रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, कच्चे माल का खरीद किया है, और तो ये क्या चला जाएगा? और आंसर भी क्या पूछ रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बोलता है कौन सा मद कैश रोकड़ समतुल्य है, तो मतलब सब है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, आंसर ये हो जाएगा।